नमस्कार और स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक पर। यहाँ हम शब्दों को आवाज़ देते हैं और कहानियों को जिंदा करते हैं। आज की ऑडियो बुक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़िए हमारे इस सफ़र के साथ। तोरू को सावधानी से गोद में समेटकर मैंने अपने दोनों पैर झील में लटका दिए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मेरी जलती हुई अंतरात्मा को उससे शीतलता मिल रही थी। अभी अभी यहाँ शोभन भी थे, 1 मिनट में आने को कहकर वे उठ गए। इस बार बुरा नहीं लगा। ऐसा लगा एक कड़वाहट मेरे पास बैठी थी जो अब उठकर कहीं चली गई। एकांत से मुझे थोड़ा आश्वासन भी हो रहा था। ये झील डूबने के लिए भी तो काफ़ी है, मैंने सोचा। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि पराजय की जिन गहराइयों में मैं डूब चुकी हूँ उनसे इस झील की गहराई कहीं कम है। सच तो यह है कि डूबना अब दोबारा नहीं होगा। लहर डुबाकर, झकझोरकर, निष्ठुर होकर जिस बिंदु पर छोड़कर लौटी है वहीं से अपना रास्ता शुरू होता है। शीतल धवल अपनी छाती पर खेलकर नीचे धकेल दी गई जलधारा पत्थर, बालू और मिट्टी की कब्र से बाहर आएगी। हरितिमा को अमरबेल खा गई, लेकिन जीवनी शक्ति के तंतु अभी भी जीवित हैं। शोभन की प्रतीक्षा निरर्थक थी। प्रतीक्षा करने की इच्छा भी नहीं थी। सूरज ढलते ढलते चून की सर्दी और अधिक हो जाने का डर था, इसलिए मैं तोरू को लेकर झील के किनारे से लौट पड़ी। एक जगह मैं ये सोचकर संतुष्ट भी हुई कि शोभन और मीनल जब वहां लौटेंगे तो मुझे न पाकर निराश होंगे। होटल पहुंची तो मालूम हुआ कि भारत पब्लिशिंग हाउस के रतनलाल जी का संदेश आया हुआ था। रात को भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक की ओर से शोभन और श्रीमती शोभन को डिनर पर बुलाया गया था। श्रीमती शोभन देखकर मन जल उठा। जी में आया कि मैं उस स्लिप को फाड़ दूं। निमंत्रण तो शोभन और मीनल के लिए होना चाहिए था। श्रीमती शोभन नाम का एक पद अवश्य था, लेकिन उस पद पर अगर मीनल न थी तो मैं भी नहीं थी। काफ़ी रात गए शोभन लौटे। कमरे का दरवाज़ा खुलने से पहले मुझे हंसी सुनाई दी। मीनल हंस रही थी, इस तरह हंस रही थी जैसे गुदगुदाया जा रहा हो। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन खोलने के लिए मैं उठी नहीं। शोभन अंदर आए। आसपास उन्होंने इस तरह देखा जैसे कमरे में मेरा और तोरू का अस्तित्व ही न हो। मेज पर भारत पब्लिशिंग हाउस से आई हुई स्लिप एक एस्ट्रे के नीचे दबी थी। शोभन ने उसे पढ़ा और बोले, ओहो, देर न हो जाए कहीं, 8 बजे बुलाया है और 7:30 तो वैसे ही बज रहे हैं। मीनल, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ ध्यान आ गया। शायद उन्होंने ये सोचा कि डिनर पर उन्हें सपत्नीक बुलाया गया है। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक विचारों से बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं। डिनर पर इस तरह किसी पराई लड़की के साथ आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत बोले, और कुंतल तुम तो काफ़ी पहले से आ गई थी, तुम्हें तो अब तक कपड़े बदल ही लेने चाहिए थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई। इस बार उनके स्वर में काफ़ी नरमी थी। उनका उद्देश्य छुपा नहीं रहा। वे अभिनय करना जानते थे। उन्हें पता था कि मेरे न जाने पर मीनल को ले जाना भी उनके लिए कठिन हो जाएगा। बहुत रूखी आवाज़ में मैंने कहा, आप चले जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शोभन का अभिनेता पूरी तरह सक्रिय हो उठा। वे मनोहार पर उतर आए। मनोहार भरी जबरदस्ती के बाद अंततः वे ही फिर जीते। दिन से लौटने के बाद मेमने की खाल में छुपा हुआ भेड़िया सहसा बाहर आ गया। उनका काम निकल चुका था, इसलिए अब अभिनय की कोई ज़रूरत नहीं थी। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिकों से साप्ताहिक पत्र के संपादन के लिए काफ़ी अच्छी शर्तें तय हो गई थीं। मालिक इस कमरे में इस समय मौजूद भी नहीं थे, इसलिए शोभन को अपनी प्रसन्नता जाहिर करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। मीनल को उन्होंने बाहों में भरा और चूम लिया। डिनर के दौरान मैं शोभन से कुछ दूर बैठी थी, इसलिए उस समय मुझे पता नहीं चल सका था कि उन्होंने उस समय जो खुशी जाहिर की उसका राज क्या था। मीनल को भी उतना सब पता नहीं था। रात काफ़ी हो गई थी। होटल में गहरा सन्नाटा छा गया था। कमरे में 2 बड़े पलंग पड़े थे, दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर। एक पलंग पर मैं थी तोरू के साथ और दूसरे पर शोभन मीनल के साथ। वे धीरे धीरे मीनल को बता रहे थे कि तय हुआ है कि शोभन यूनिवर्सिटी से 1 साल की छुट्टी लेकर बंबई जाएंगे और ये देखेंगे कि वे पत्र संभाल सकते हैं या नहीं। कुंतल और तोरू इलाहाबाद में माँ के साथ रहेंगी। आगे बहुत कुछ मैंने स्वयं भी जोड़ दिया, यानी मीनल के लिए यह आसान हो जाएगा कि वह जब तक चाहे बंबई में शोभन के साथ रहे, क्योंकि तब दोनों के बीच से कुंतल का व्यवधान भी दूर हो जाएगा। बातों का सिलसिला व्यवसाय से हटकर लिप्सा की गलियों में उतर गया। मैंने दूसरी ओर करवट बदल ली। शोभन और मीनल के संवाद चुंबनों और सीतकारों में बदल गए। मैं अपने दांत भींचकर तकिए में सिर गड़ाए लेटी रही। इस पर्वतांचल में एक बार पहले भी मैं शोभन के साथ आई थी, लेकिन तब यहाँ ये दूसरा पलंग नहीं था और तब मेरा प्यार भी किसी दूसरे पलंग पर नहीं था। कहाँ कहाँ भटकते रहे थे हम लोग। पूरा वह एक कितनी महीना तेजी से किसी पानी की धार की तरह पर्वत से कूदकर नीचे तक दूरी तय कर गया था। लेकिन अब यही मेरा संबंध एक ऐसा ग्लेशियर बन गया था जो इतने धीमे धीमे आगे बढ़ता था कि लगता था जैसे उसमें गति है ही नहीं। 2 हफ्ते का वह छोटा सा समय कितनी कठिनाई से बीता यह मैं नहीं कह सकती। 15 दिन के बाद हमारे वापस लौटने का दिन आ गया। लेकिन वह वापसी किधर? क्या मैं अपनी दुनिया में फिर से वापस लौट सकती हूँ?
बहुत सी परिस्थितियों में वापसी सुख देती है, लेकिन इस वापसी में सुख नहीं था। मुझे मालूम था कि अब जिस इलाहाबाद में मैं वापस जा रही हूँ वह किसी निर्वारान से कम नहीं होगा। घर पर 15 दिनों में फुलबग्या में वह लतर फिर फैल गई थी। शोभन और मीनल तेजी से माँ को आवाज देते हुए अंदर चले गए। मैं एक क्षण के लिए ठिठक कर उस लतर को देखने लगी। जाने क्यों इस बार लगा कि वह लतर मेरी दुश्मन न होकर कहीं मेरे मन की एक यातना ही है। जिस तरह मेरी यातना विवश होकर मेरे तन मन में फैलती जाती है, उसी तरह ये लतर भी विवश है। बम्बई जाने के शोभन के निश्चय पर माँ अवाक रह गईं। कातर होकर बोली, बेटा, अब जीवन के थोड़े से ही दिन रह गए हैं। इसी गंगा के चरणों में जीती रही हूँ। यहीं थोड़े दिन बाद समा जाना है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? अब तो कोई अपना घर भी नहीं है। उसे बेचा न होता तो वहीं जाकर रह लेती। फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बड़ी नौकरी है, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। शोभन ने ऐसा जाहिर किया जैसे माँ के बिना बम्बई में रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जानती है उनके मन में क्या था। वे जानते थे कि अगर माँ बम्बई गई तो शोभन की योजना पूरी नहीं हो पाएगी। बड़ी कुशलता के साथ शोभन ने योजना बनाई थी। उतनी दूर नई दुनिया में जाने के बाद शोभन के लिए मनमाना एकांत मिलना शाह। वे जानते थे कि वहां उनके और मीनल के बीच तीसरा कोई नहीं होगा। उन्हें ये भी पता था कि इलाहाबाद में तो मित्रों और परिचितों का एक लिहाज भी करना पड़ता था। वह लिहाज बम्बई में जरूरी नहीं होगा। मीनल कलकत्ते चली गई थी, लेकिन मुझे पता था कि जाने के पहले वह शोभन से बहुत कुछ तय भी कर गई थी। शायद शोभन ने यह समझा भी दिया था कि अब कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद साहित्यिक मित्रों के बीच हुई प्रतिक्रिया शोभन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अपनी धूर्त मुस्कुराहटों से वे उसे दबाते रहे। स्पष्ट कहने वाले लोग वैसे भी कम थे। सिर्फ एक बात वर्मा जी ने हंसकर कही थी, अब तो एक और कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी जिसका विषय होगा साहित्यकार और सेठाश्रय। पिटी हुई हंसी के अलावा शोभन के पास कोई और उत्तर नहीं था। दुनिया में हुई अपनी इस पराजय को शोभन अपनी भावी योजनाओं के सपने से ढक लेते थे। शोभन मुझसे आंखें चुरा रहे थे। इन दिनों लगातार आंखें चुराते रहे थे। कोशिश ये करते थे कि या तो मित्रों में ही बहुत रात बीत जाए या फिर लिखते हुए इतनी देर हो जाए कि मैं अनायास सो जाऊं। हर रात एक घुटन मन में उमड़ती थी। नैनीताल से लौटकर आने के बाद और मीनल के लौट जाने के बाद जो एकांत हुआ था, उसका कोई भी अस्तित्व मेरे लिए नहीं था। मेरे और शोभन के संबंधों की धरती का एक एक छोर उस जंगली लतर से बैंक गया था और वहां एक अंकुर भी उग नहीं सकता था। मेरे निर्वासन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। शोभन के पास अब अकेला कुछ था ही नहीं जिसे मैं अपना कह सकती थी। कई दिन मैंने सोचा और इस बात की कोशिश भी की कि तोरू को जल्दी सुलाकर मैं शोभन से कुछ बातें करूं, लेकिन इसका अवसर ही नहीं आया। या तो शोभन उसी वक्त कुछ लिखने में बहुत व्यस्त हो जाते थे, या सहसा वे याद दिलाने लगते थे, देखो तोरू अकेले सोई है, पलटकर गिर जाएगी। उनकी इच्छा को बहुत अच्छी तरह समझकर मन की चोट दबाए हुए आकर मैं अपने पलंग पर लेट जाती। चुपचाप उभरती हुई रुलाई गले में रोककर जाने कितनी देर तक भीगी हुई आंखें तकिए पर दबाए लेटी रहती और फिर सो जाती। शोभन का रिजर्वेशन हो चुका था। तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अगले दिन उन्हें बम्बई रवाना होना था। सिर्फ एक रात ही बीच में थी। सारे दिन मन अपने आप में मथता रहा। मैंने निर्णय किया था कि आज इस रात जैसे भी होगा मैं कोशिश करूंगी कि इस द्वंद्व का फैसला हो ही जाए। अगर कुछ टूटना है तो वह अंतिम रूप से टूट जाए, और अगर कुछ शेष बचा है तो उसे। रेत के रेगिस्तान से पानी नहीं निकलता। तपती धूप में वह दूर पर कभी कभी चमकता हुआ दिखाई दे जाता है, लेकिन वह पानी नहीं होता। रेत में तड़पती हुई मछली के लिए वहां पानी नहीं सिर्फ रेत होती है। शोभन पहले से ही सावधान थे। अपने निकट मेरी उपस्थिति का एहसास होते ही उन्होंने अपने आप को इस तरह व्यस्त कर लिया कि जैसे कोई बहुत ही जरूरी कागज वे खोज रहे हों। थोड़ी देर में ज्यों की त्यों खड़ी रही। मेरी उपस्थिति से उन्हें मानसिक कष्ट हो रहा था। उसी तरह कागजों को देखते हुए बोले, तुम सो क्यों नहीं जाती? ज्यादा जगने से तबीयत खराब हो सकती है। याचना की उस पिछली अवधि में पहली बार मैं इस तरह फूट कर रो पड़ी कि अब लगता है जैसे उससे बड़ी भूल मैंने दूसरी नहीं की होगी। रोने की आवश्यकता क्या थी? किसके सामने मैं रोई थी और क्यों रोई थी? इस तरह रोकर अपनी कमजोरी जाहिर करने के अलावा मैंने किया क्या था? शोभन कागजों में और अधिक व्यस्त हो गए थे। मुझे अपमान महसूस हुआ। मेरी रुलाई बढ़ गई, लेकिन शोभन ने अपनी व्यस्तता तोड़ी नहीं। शोभन की उदासीनता से जो अपमान महसूस हुआ उनने एक बड़ा काम जरूर किया। मेरी रुलाई रुक गई। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि अधिक रोती तो अपमान ही अधिक बढ़ता। शोभन की उदासीनता में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे पता चल गया था कि मेरा निर्वासन अब निश्चित हो गया है। मैं तेजी से अपने पलंग पर लौट आई। शोभन ने शायद अपनी निरर्थक खोज एक क्षण के लिए बंद कर दी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शोभन शायद उस सन्नाटे से ऊब गए होंगे, क्योंकि उनको आवाज सुनाई दी, कुंतल, तुम तो बच्चों की तरह व्यवहार करती हो। बात तो कुछ समझती नहीं। जाना है और उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी करनी है। कुछ बहुत कड़वी बातें मन में आईं, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं।
अब ऐसा रहा ही क्या था जिसे मैं नहीं समझती। सभी कुछ तो साफ हो गया था। मेरी आंखों के सामने मन कर रहा था कि मेरे शब्द कोई ऐसा हथियार बन जाएं कि जिससे या तो मैं अपने आप को बेलूं या, लेकिन नहीं, उस समय भी प्रतिशोध की राह में मेरे संस्कार आ खड़े हुए थे। विवशता और मानसिक थकावट के कारण मैं न जाने कब सो गई थी। किसी घटना या किसी इतिहास के निशान कभी कभी अपने आप मिट जाते हैं, लेकिन कभी कभी घटना के छूटे हुए निशान खुद बहुत धुंधले होते हैं। उन धुंधले निशानों को देखकर वह कहानी पढ़ पाना मुश्किल होता है। वैसे अब इन सब स्मृति चिन्हों की आवश्यकता भी नहीं है। ये पत्र, डायरी के पन्ने, चित्रों पर लिखे हुए नोट्स, इनमें से किसी का भी अर्थ अब कुछ नहीं रह गया। ये तभी तक सार्थक थे जब तक इनकी कहानी जिलाए रखने की चाह बनी हुई थी। अब वह चाह मर चुकी है। कहानी को भी जीते रहने का अधिकार नहीं रह गया है। अदालत में मुकदमा चल रहा है, अदालत के मुकदमे से अब होगा क्या? जो कुछ टूटा है उस पर कानून की एक मोहर लग जाएगी और बस। वकील ने कहा था कि ये सारे कागज सहेज कर रखना, यदि मुकदमे में ये काम आए भी तो उससे होगा क्या? अब ये कागज सहे नहीं जाते। जब तक ये कागज रहेंगे तब तक मुझे जलाएंगे ही। नहीं, अब और अधिक जलने से अच्छा है कि इन स्मृति चिन्हों को ही जला दूं। जलाकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। कमरे की छोटी सी अंगीठी में एक एक करवे कागज मैंने जलाने शुरू कर दिए। पत्रों और डायरी के पन्नों का यह अर्थहीन क्रम लगातार जलता जा रहा है। उनमें शब्द हैं और वाक्य हैं, लेकिन उनके अलावा जो अर्थ है, जो इतिहास गाथा है, वह उन कागजों के बाहर उन चिन्हों से अलग है। काफ़ी लंबा है चिन्हों का ये सिलसिला, जैसे अथाह बालू की गर्म दलदल में मुझे चुपचाप धंसती छोड़कर इधर ही कहीं से गुजरा हो इतिहास गाथा का अगला अध्याय। बहुत लापरवाह पैरों से, जैसे मेरी नियति से असंपृक्त, वह इधर से गुजरता हुआ दूर क्षितिज में खो गया हो और कहीं कहीं उभर आए उसके पदचिह्न अब धीरे धीरे मिटते जा रहे हों। जनवरी 1960, या और सही कहा जाए जनवरी 1960 से शुरू होता है अस्फुट पदचिह्नों का ये सिलसिला। कथा अदृश्य होकर बहती है, दिखता कुछ नहीं, सिर्फ घटता रहता है। कथा जहां मुझे छूती है वहां सिर्फ कुछ निर्जीव निस्संग पत्र हैं, ऐसे पत्र जो कहते कुछ नहीं। ये सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किधर किस मोड़ पर घूम जाओ, भटकते रहो। सुनो बेनो, मेरे मन की द्विविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूं, गंभीर अथाह समुद्र की भांति। समुद्र, रेत का गर्म धधकता हुआ समुद्र। अब यह उमड़ता अमर्यादित व्याकुल ज्वार इन आतुर होठों में बंद कर सिमट गया। स्वाति के केवल एक बूंद सा टपकने को। कौन सी स्वाति की बूंद? वह जो घने बादलों की छाती से टपकती है, लेकिन नीचे किसी सीपी के होंठ में नहीं, सूखी सिकता के धधकते अंक में समा जाती है न। इससे अधिक कुछ नहीं। रेत की तरह सूखे शब्द और घने बादलों की छाती से टपक कर अतल की ओर जाती बूंद की प्रतीक्षा। बंबई से खत आता है। खत में है ही क्या? मेघदूत अगर यक्षप्रिया के लिए सिर्फ एक मुट्ठी रेत लेता आए तो उसमें क्या पड़ा जाएगा? क्या लिखेंगे शोभन? वे तो मेरे मन की भाषा बिना पढ़े ही चले गए। फिर भी मेरे तन मन की मृग तृष्णा उनके लिए मोह का रूप ले उसी की चिंता में डूबी रहती, और इसी आशा में रहती कि पत्र तो वे अवश्य लिखेंगे। इतने में डाकिया आवाज देकर पत्र दे गया। ... कुंतल, मैं ठीक से पहुंच गया। बंबई पहुंचते ही कंपनी के कुछ अधिकारी मुझे लेने आए थे और बहुत स्वागत भाव से मुझे गेस्ट हाउस में ठहराया। नौकरी पर जाने लगा हूं। नए ऑफिस में नए लोगों के बीच बड़ा पराया सा लगता है। अभी कुछ देर पहले कंपनी के मैनेजर से बातें हुई। एक आध हफ्ते में कमरे का प्रबंध हो जाएगा। सवेरे गेस्ट हाउस छोड़कर होटल में जाना पड़ा। लो, मेरे इलाहाबाद के मित्र डॉक्टर शून्य भरत के एक अभिन्न मित्र शर्मा जी अपने एक कमरे के फ्लैट में जबरदस्ती ले जाने का आग्रह कर रहे हैं। उनका नौकर खाना तथा अन्य काम करने के लिए बराबर वहीं रहता है। शर्मा जी स्वयं अधिकतर कानपुर में ही रहते हैं। कभी कभी आते हैं, अन्यथा ये कमरा एकदम खाली पड़ा रहता है। मैं चाहूँ तो 2-3 महीने यहीं रह सकता हूँ, किंतु 10-15 दिन में आसपास ही कोई अच्छा इंतजाम हो जाएगा। नौकर मेरे खाने पीने आदि का पूरा प्रबंध कर देगा। तुम चिंता मत करना। किताबों के प्रूफ पढ़कर बनारस भेज दिए या नहीं? मेरी तमाम डाक यहाँ के पते पर भेज दो, और कोई विशेष बात हो तो लिखना। समूचा पत्र पढ़कर कुछ ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत दूर से देखा हो और पहचानने से पहले चेहरा घुमाकर चल दिया हो। कोई गर्माहट नहीं, अंतरंगता का एक शब्द नहीं। अंत में एक रेखा खींचकर लिख दिया गया था शोभन। किसका शोभन था ये? कौन सा शोभन था? क्या ये वही शोभन था जिसकी बाहों में कुंतल ने कभी भोर का तारा देखा था? वह शोभन मुट्ठी में भरी हुई रेत की तरह एक एक कण करके बाहर खिसक गया था। इसी समय माँ आ गई थी। मैंने उन्हें बता दिया कि शोभन का पत्र आया है। हमेशा की तरह उत्साह में भरकर वह देर तक आशीर्वाद देती रहीं। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि जिसके लिए वे आशीर्वाद दे रही थी वह अब उस पद पर नहीं रहा था, और उसका बस चलता तो वह आशीर्वाद भी उसी तरह ठंडे हाथों लौटा देता जिस तरह मेरी भावनाओं को लौटाता रहा है। रोज की तरह उनके नाम आई हुई डाक रिडायरेक्ट करने के बाद मैं उनकी किताबों के प्रूफ लेकर बैठती थी।
लेकिन अब एक एक पंक्ति बार बार पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे वह पंक्तियां ओझल हो जाती हैं। उन पंक्तियों की बजाय कुछ संवाद उभरने लग जाते थे, जिनमें से अधिकांश सीधे शोभन को संबोधित होते थे। तुम पत्र का जवाब क्यों नहीं देते? तुम कुछ लिखते क्यों नहीं? तुम कोई बात साफ क्यों नहीं करते? तुम इतने चुप क्यों हो? तुम सच क्यों नहीं बोल सकते शोभन? ऐसे ही एक दिन बिना कुछ बोले उनका उत्तर आ गया। बहुत भयानक था वह उत्तर, बेहद निर्मम। शोभन की नीरस और विरक्त पंक्तियां जहां समाप्त हुई थी पत्र में, वहीं थोड़े से शब्द मीनल ने भी लिख रखे थे। वैसे उन शब्दों में मात्र एक औपचारिकता भरी थी, लेकिन साधारण औपचारिकता में से भी कितनी भयानक चुभन हो सकती है ये केवल मैंने ही महसूस किया। शोभन की चुप्पी का रहस्य समझ में आ गया था। मीनल अंततः मुझे शायद अंतिम पराजय देकर बंबई जा पहुंची थी। पत्र बार बार उलट पलट कर देखा, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मन को और अधिक भ्रम में रखने का अब कोई उपाय बचा नहीं था। आसपास कहीं भी कोई ऐसा साधन दिखाई नहीं पड़ रहा था जो मेरी खोई हुई दिशा मुझे वापस लौटा देता। 2 रोज बाद शोभन का एक और पत्र आया, ठीक वैसा ही विरक्त और ठंडा। कुंतल, आज दोपहर में तुम्हारा रजिस्टर्ड लिफाफा मिला था। उसी समय तनख्वाह के कागजों, रसीदों आदि पर दस्तखत करके भेज दिया। शनिवार के तीसरे पहर मीनल आ गई थी। मीनल वहां बीमार थी, उस पर से इतने लंबे सफर की थकान भी थी। कल मकान मिला और दिन भर सामान रखवाते रहे। सब व्यवस्थित होने पर लिखूंगा। 1 हफ्ते भर के लिए आकर यहाँ की स्थिति देखकर लौट जाना। फिर वही रिक्तता जिसके अलावा कुछ मेरे हिस्से में नहीं है। मीनल के वहां पहुंच जाने से मेरा मन इतना रोष में भर गया था कि उसी कागज पर लिखा उसका पत्र पढ़ने को जी नहीं हुआ। फिर मन को समझाकर पढ़ने लगती हूँ। कुंतो, 5:15 बने हैं शाम के, इनके ऑफिस में बैठकर यहीं की कलम से लिख रही हूँ। आज देखा मैंने इनका यहाँ का काम। बाबा रे, हर मिनट कोई मिलने आता है, 10 तरह के लोगों से 10 तरह की बातें करना, ऊपर से इतना काम। फिर यहाँ से इतना धकने के बाद घर जाते होंगे तो सूना कमरा इन्हें कितना कचोटता होगा। जब तक अकेले रहेंगे कचोटेगा। इसको आज अच्छी तरह समझ लिया है। बस यही है कि इन्हें अधिक दिन यहाँ नहीं छोड़ना है। तुम्हें बिना सूचित किए इलाहाबाद से होकर मैं यहाँ आ गई। तुम्हारी शिकायत जायज होगी, किंतु मेरी जगह यदि तुम होती तो तुम भी ऐसा ही करती। और तुम्हें मेरी वहाँ की हालत मालूम होगी तो तुम उतना महसूस नहीं करोगी। कैसे कॉलेज तक जाकर छुट्टी लेकर आई हूँ कि बस पूछो मत। फिर सोचा था शाम को तुम्हें तार करूंगी, वो भी न हो सका। उतरी इसलिए नहीं कि पूरा दिन नष्ट हो जाता, यही सफ़र चूर कर गया था। वह तो यहाँ आकर जो संजीवनी बूटी मिली उससे सफ़र की थकान और बीमारी सभी फूंक मारते उड़ गए। शेष कल लिखेंगे। तुम्हारी पत्र पढ़कर बेचैनी ही बेचैनी और कुछ नहीं। यहाँ पंख कटे पंछी की तरह उड़ने में असमर्थ छटपटा रही हूँ। इसी तरह छटपटाते पूरा दिन पूरी रात बीत गई। मन उखड़ गया है, रेत में डूब गई हूँ। आंखों में, मुंह में, हाथों और पैरों के कण कण में रेत समा गई है। उसकी चुभन से कराह उठने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। डाकिया एक और पत्र दे जाता है। इन्हीं का पत्र है। कुंतल, तनख्वाह के कागज पहुंच गए होंगे और रुपया इस्तेमाल कर लेना। कल शर्मा जी दिल्ली से लौट आएंगे। तुम्हें तार से रुपये भेज दूंगा। असल में शर्मा जी के चले जाने के कारण बैंक में अकाउंट न खुल सका था, नहीं तो अब तक रुपये भेज देता। दूसरे, मैं आश्वस्त था कि तुम्हें तनख्वाह तो मिल ही चुकी होगी। उधर यह भी ख्याल था कि तुम आ रही हो। इस समय रात के 9 बजे हैं और मेरा ख्याल है कि मोनल की काशी एक्सप्रेस इटारसी पहुंच रही होगी और दोपहर तक वो तुम्हारे और तोरू के पास होगी। असल में हुआ ये कि तुम्हें पिछले शुक्रवार को चिट्ठी लिखी थी। तब तक मीनल के आने का कोई अनुमान नहीं था, बल्कि मैंने तो कलकत्ते उसकी हालत जानने के लिए 2 तार दिए थे कि अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो तो मैं छुट्टी लेकर हवाई जहाज से पहुंच जाऊं। खैर, दूसरे दिन मीनल आ गई। फिर मकान ढूंढने में दलालों के साथ साथ घूमना पड़ा। पेशगी देने का इंतजाम हुआ। फिर 10 से 5 तक दफ्तर। ऊपर से मीनल की हालत ऐसी खराब थी, उसी की हिम्मत थी कि जान हथेली पर रखकर 1500 मील चली आई। शनिवार, इतवार, मंगलवार कैसे बीते हैं कि हम तीनों पहर का खाना भी ना खा सके। मकान तुरंत हम लोगों ने इसलिए भी तय किया कि तुम भी आ जाओ। सारा सामान तुरंत उठवाया। सेठ, सेठानी और सब लोगों से कह दिया कि तुम आ रही हो। मंगल को तय होते ही तुम्हें तार दिया और मीनल ने तुम्हें पत्र भी लिखा। तुम्हारा भी तार आया कि तुम इतवार को पहुंच रही हो। मीनल ने अपनी छुट्टियां बढ़वाई जिससे कुछ दिन तुम्हारे साथ भी रह सके। खैर, जो हुआ सो हुआ, तुम नहीं आ सकी। अगर तुम मेरी जगह होती और एकदम आकर ऐसी मुसीबत में पड़ती, तब मालूम होता कि वक्त निकालकर जितना लिखता रहा वही बहुत है। अब 2 दिन से स्थिति सामान्य है। अब काम का फैलाव सिमट गया है और बिल्कुल फुर्सत है। आगे भी अब काम कम होता जाएगा। सेठ, सेठानी अभी यहीं हैं। कल मुझे दोपहर खाने पर बुलाया है। अब तुम 15 दिन बाद आओ। आने के पहले मैं तुम्हें लिख दूंगा क्या क्या लाना है। पूजा घर के बाहर रैक रखा है, उसमें पुरानी फाइलों में अंग्रेजी में टाइप पांडुलिपि पड़ी है।
वहाँ डॉक्टर शून्य भरत को दे देना। अच्छा स्नेह, चलो शोभन ने अंत में स्नेह तो लिखा, प्यार नहीं तो स्नेह से ही संतोष कर लूंगी। वह भी बना रहे तो मेरे भाग्य हैं, केवल रिक्तता से तो स्नेह गनीमत है। फिर मीनल आज पहुंच जाएगी। केलिक्रीड़ा से थकी क्लांत होगी, सो कुंतल को उसकी सेवा टहल और स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो शोभन से बदला निकलवा लेगी। मन ही मन सोच लिया कि बेबी के साथ अकेली मैं तो स्टेशन जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका फल जो होगा देखा जाएगा। दोपहर हो आई पर मीनल का कहीं पता निशान नहीं। शायद गाड़ी लेट हो या स्टेशन पर कोई स्वागत के लिए आया न देख देवी लौट गई हो। इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि डाकिया एक पत्र दे गया। लिखाई तो मीनल की थी। खोलकर देखा तो ये फरवरी की 1 तारीख के भी पहले का पत्र है और इतने दिनों बाद आज कुछ बात रही होगी। खैर, पढ़ने लगती हूँ। कुंतो, सुबह के 5 बजे हैं। सिर और कमर में बेहद दर्द है। पैरों की नसें भी मुड़े मुड़े बुरी तरह खींच रही हैं। इतना कष्टप्रद सफ़र मैंने आज तक नहीं किया है। यहाँ आ गई हूँ, फिर ये हैं। कल तक एकदम ठीक हो जाऊंगी। मैं तो तुम्हें आते हुए साथ लेती आती, पर यहाँ की स्थिति वही शर्मा जी के एक कमरे के मकान की थी। बड़ा मकान मिलते ही तुम्हें बुला लेंगे। इस एक कमरे में मैं और शोभन हैं, तुम्हारे और बच्ची के रहने की जगह कहाँ? मकान मिलते ही लिखेंगे। तुम्हारी मीनल। मेरे लिए और तोरू के लिए जगह नहीं है। मेरे अपने ही घर में जगह नहीं है। मेरे अपने पति के घर में मेरे लिए जगह नहीं है। एक दिन शोभन ने मुझसे कहा था वे अपने घर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं अपना घर, अपने स्वजनों का घर छोड़कर आ गई थी। अब उसी घर में मेरे लिए जगह भी नहीं थी और तोरू के लिए भी नहीं थी। हताशा और बेचैनी से छटपटाती हुई मैं उस समय अपना सिर पटक कर चूर क्यों नहीं कर सकी थी। हाँ, मुझे ठीक याद है, खिड़की की चौखट पर एक हरी लेकिन डरावनी शाख जैसे मुझे एकटक घूर रही थी। मैं कांप गई। ये वही जंगली लतर थी जिसने धीरे धीरे करके फुलबग्या के सारे पौधे निगल लिए थे, और जब वह घर की चौखट के अंदर आ पहुंची थी, मेरे मुंह से अनजाने ही एक चीख निकली थी और आंखों के आगे अंधेरा छाता चला जा रहा था।